Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 6 of chapter 2 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss stereoisomerism in monosaccharides. अच्छा बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मोनोसैक्राइड्स के केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया डिटेल के साथ। ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग चेन स्ट्रक्चर्स किस तरह से मोनोसैक्राइड्स में बनते हैं, और उसके बाद फिर हमने आइसोमेरिज्म इन मोनोसैक्राइड्स का जिक्र किया था। आइसोमेरिज्म इन मोनोसैक्राइड डिफरेंट टाइप की होती है। उसमें से एक आइसोमेरिज्म जिसे एनोमर्स कहा जाता है या अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स कहा जाता है, वो हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। इसी आइसोमेरिज्म के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसैक्राइड का जिक्र करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होती हैं, और ख़ास तौर पर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज कौन कौन से हैं, तो हम ग्लूकोज के रेफरेंस से इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आइए बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद एक और टाइप की आइसोमेरिज्म मोनोसैक्राइड में देखते हैं, इसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसैक्राइड। ये टॉपिक आपने खास तौर पर जब नम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो तब आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यूएचएस का टेस्ट मोस्टली पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में से होता है और उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है। तो इस वजह से यूएचएस में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन नम्स का टेस्ट मोस्टली नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से लिया जाता है। तो इस वजह से आपको इस टॉपिक को नम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। तो आइए देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म से क्या मुराद है। स्टीरियो आइसोमर्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दोज आइसोमर्स इन विच H and OH groups are arranged in different pattern to the asymmetric carbon atoms are called stereoisomers। अब देखो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए हमें दरअसल एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स का कॉन्सेप्ट देखना होगा कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स किसे कहा जाता है, और उन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर जब H और OH ग्रुप्स डिफरेंट अरेंजमेंट शो करेंगे तो उससे डिफरेंट टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होंगे। देखिए, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स को आप यूं डिफाइन करेंगे कि एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज दैट व्हिच मेक्स बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट एटम्स अराउंड इट। देखिए, एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइड हों। मिसाल के तौर पर किसी एक साइड पर यूं हाइड्रोजन मौजूद है। ग्रुप से यहां पर यह मतलब नहीं कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनल ग्रुप ही यहां पर मौजूद हो, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम भी एक ग्रुप के तौर पर एक्ट कर सकता है। तो इस तरह से एक साइड इसकी हाइड्रोजन के जरिए ऑक्यूपाइड है, एक साइड पर इस तरह से OH ग्रुप मौजूद है, एक साइड पर सपोज किया मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और इसी तरह से इसकी एक साइड किसी और लॉन्गर ग्रुप से ऑक्यूपाइड है। मिसाल के तौर पर जैसे ये CH2 और CH3, ये एक इथाइल ग्रुप है जो इसकी चौथी साइड पर मौजूद है। तो इस तरह से आप देखिए कि इस कार्बन एटम के चारों तरफ अगर ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑक्यूपाई हो जाएं तो इस कार्बन एटम को आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे। जैसे आप ये ग्लूकोज में आप देख रहे हैं, इसका जो कार्बन 1 है, इस कार्बन 1 के राइट साइड पर हाइड्रोजन मौजूद है, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ मौजूद है, इसकी डाउन साइड ऑक्यूपाइड है इस पूरे ग्रुप से, और जबकि इसकी अपर साइड पर कुछ भी मौजूद नहीं है। लिहाजा क्या आप इस कार्बन 1 को एसिमेट्रिक कह सकते हैं? नहीं, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। अगर इसकी ये चौथी साइड भी ऑक्यूपाइड होती बाय अ डिफरेंट ग्रुप तो तब आप इसको एसिमेट्रिक कार्बन एटम कह सकते थे, लेकिन फिलहाल ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। फिर इसी तरह से अगर आप ये कार्बन 2 को कंपेयर करें तो कार्बन 2 के राइट साइड पर OH ग्रुप, इसके अपर साइड पर ये कार्बन 1 अपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यानी ये एक अल्डिहाइड ग्रुप बन गया। इसकी लेफ्ट साइड हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड है, और जबकि इसकी डाउन साइड
ये इस पूरे ग्रुप से ऑक्यूपाइड है। इस तरह से कार्बन 2 एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप इसके कार्बन 3 को अगर देखें तो कार्बन 3 की भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं कि राइट साइड इज ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन, अपर साइड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस ग्रुप, जबकि लेफ्ट साइड इज ऑक्यूपाइड बाय OH ग्रुप, और इसी तरह से जो डाउनवर्ड है वो यहां पर इस तरह ये पूरा ग्रुप मौजूद है। तो कार्बन 3 भी एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। बिल्कुल इसी तरह से आप कार्बन 4 को अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको ये प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, इवन कार्बन 5 में भी ये प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। लेकिन कार्बन 6 के एक साइड पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दूसरी साइड पर आपको ये पूरा बाकी का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, और जबकि बाकी दो साइड्स हाइड्रोजन के जरिए ऑक्यूपाइड हैं। चूंकि ये सेम ग्रुप्स हैं, इस वजह से आप कार्बन 6 को एसिमेट्रिक नहीं कह सकते। तो इसमें टोटल कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं? इस मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, आपको टोटल 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं। यानी कार्बन 1 और कार्बन 6 को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सारे एसिमेट्रिक हैं, और वो इस कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं जो आपको एसिमेट्रिक कार्बन एटम के हवाले से पॉइंट आउट किए कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज दैट व्हिच मेक्स बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट एटम्स अराउंड इट। किसी मॉलिक्यूल में कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होंगे, इसके मुतालिक आपसे क्वेश्चन हो सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये ग्लूकोज में आपको 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स मिले, इसी तरह से राइबोज के अंदर कितने होंगे उसमें आपको गेस करना होगा। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आप इजीली गेस कर सकते हैं कि किसी मोनोसेक्राइड के अंदर कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। बेशक वो कोई नॉन मोनोसेक्राइड हो, यानी आपने अपनी बुक्स के अंदर पहले से उसको पढ़ा हुआ है, या फिर अगर कोई अननोन मोनोसेक्राइड है जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाए तो आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी मोनोसेक्राइड के कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इसको हम इस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 पावर n। जबकि n क्या चीज है? n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। आपने सिंपली ये देखना है कि किसी मोनोसेक्राइड में कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स मौजूद हैं। जितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स मौजूद होंगे उसको आप 2 के ऊपर एक्सपोनेंट के तौर पर रखिए और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर टोटल 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। इसका मतलब है कि 2 पावर 4, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ग्लूकोज के ये जो 16 स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं कि ये डी एलोज, डी एल्ट्रोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी ग्यूलोज, डी आइडोज, डी ग्लैक्टोज और डी टेलोज, ये 8 स्टीरियो आइसोमर्स नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से आपको ये मजीद 8 इनकी एल फॉर्म्स नजर आ रही हैं। अब ये डी और एल फॉर्म्स में क्या फर्क है ये अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इस तरह से आप देखिए कि ये टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और इन 16 स्टीरियो आइसोमर्स में आपको जो एक दूसरे से डिफरेंस नजर आ रहा है वो किस जगह पर डिफरेंस नजर आ रहा है? इनके एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर ये डिफरेंस नजर आ रहा है। आपने इनके नॉन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स को इग्नोर कर देना है। ये नॉन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, इनके ऊपर अरेंजमेंट ख्वाह कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में इन मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज इनके एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के हवाले से देखना है कि OH और H की पोजीशन क्या है। जैसे आपको ये डी एलोज के अंदर तमाम OH ग्रुप एसिमेट्रिक कार्बन्स पर राइट साइड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन डी अल्ट्रोज के अंदर आपको ये जो पहला एसिमेट्रिक कार्बन एटम है इसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है और बाकी के OH ग्रुप आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अब डी ग्लूकोज के अंदर आपको सेकेंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम का OH ग्रुप लेफ्ट नजर आ रहा है और बाकी के OH ग्रुप आपको राइट नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये कोई भी एक मोनोसेक्राइड आपसे इसे आइडेंटिफाई करने को कहा जा सकता है
किसी भी मोनोसेक्राइड का आपको यूं स्ट्रक्चर दिखाया जा सकता है और उसे आइडेंटिफाई करना होगा, तो आपने इन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से याद रखना है। खास तौर पर आपने इनके जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं उनको अच्छी तरह से रिव्यू करना है। एक बात आप यहां पर याद रखिए कि जितनी भी ये डी शुगर्स हैं, डी शुगर्स, उनमें ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन, इन सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप राइट साइड पर ही मिलेगा आपको। ठीक है, किसी भी डी शुगर में सेकंड लास्ट कार्बन, और सेकंड लास्ट कार्बन को क्या कहते हैं? सेकंड लास्ट कार्बन को अभी आपको बताया था, इसे पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। तो ये जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है, पेनल्टीमेट कार्बन, इस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अगर ये राइट साइड पर मौजूद है तो ये डी शुगर है, और अगर ये इसी पेनल्टीमेट कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो इसे आप एल शुगर कहेंगे। ठीक है, तो आपने जब इनको याद करना है तो आप इन पेनल्टीमेट कार्बन्स के ऊपर OH ग्रुप्स को राइट और लेफ्ट रखेंगे। मिसाल के तौर पर कोई भी जो डी शुगर है, आपको अगर ये कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी शुगर, तो अगर बाकी सारी ये इस तरह से एल शुगर्स दी हुई हैं, आपने सिर्फ सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर फोकस करना है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर आपको OH ग्रुप लेफ्ट नजर आ रहा है तो वो सभी एल शुगर्स होंगी, और जिसके सेकंड लास्ट कार्बन पर OH राइट साइड पर मौजूद होगा वो डी शुगर होगी। तो जब आप इनको याद कर रहे होंगे तो आपने इस पॉइंट को जरूर जहन में रखना है कि सेकंड लास्ट कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन राइट साइड पर है तो ये डी शुगर्स हैं, और बाकी अब आपने इन तीन एसिमेट्रिक कार्बन्स के ऊपर नोट डाउन करना है कि OH की पोजीशन क्या है। अब देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर ये राइट साइड पर OH हैं तो डी एलोज, अगर ये फर्स्ट वन लेफ्ट है और बाकी दोनों राइट हैं तो ये डी एल्ट्रोज। आपने इसको फिलहाल इग्नोर कर देना क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जिस डी शुगर में भी आप देखेंगे ये राइट साइड पर ही मिलेगा आपको, लेकिन बाकी जो कार्बन्स हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है, उनको आपने ज्यादा जहनशीन करने की कोशिश करनी है। आप देखिए ग्लूकोज के अंदर जो सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन है उसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर है। ओवरऑल इस कार्बन का नंबर क्या है? इसका नंबर 3 है, लेकिन अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स में इसको काउंट किया जाए तो दिस वुड बी द सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन। इसी तरह से ये फर्स्ट और सेकंड के ऊपर OH ग्रुप लेफ्ट हैं, यहां पर आपको सिर्फ थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट नजर आ रहा है, यहां पर फर्स्ट और थर्ड का नजर आ रहा है, यहां पर इसी तरह से आपको 2 और थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट नजर आ रहा है, और यहां पर ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का OH ग्रुप लेफ्ट नजर आ रहा है। तो इस तरह आप इनको याद करें तो आपको ये बासानी याद हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये इनको रटा मारने की कोशिश करेंगे तो ये सारे आपस में मिक्स हो जाएंगे। आपने बस ये टेक्निकली इनको याद करने की कोशिश करना है कि पेनल्टीमेट कार्बन को आपने अंडरस्टूड कर लेना है कि इसमें OH ग्रुप राइट साइड पर ही होगा, और एल शुगर्स में इस पेनल्टीमेट कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर ही होगा, लेकिन बाकी के जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं उनके ऊपर OH की पोजीशन क्या है उसके हवाले से आप उसको याद रखेंगे। अच्छा, अगर आपको ये 8 फॉर्म्स याद हो जाती है ना तो बकाया जो 8 इसकी फॉर्म्स हैं, एल फॉर्म्स, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। वो कैसे याद हो जाएंगी मैं भी आपको उसकी भी ट्रिक बताता हूं। देखिए, उसको याद करने का तरीका ये होगा, हम उसे याद करने के लिए स्टीरियो आइसोमर्स की फर्दर जो टाइप्स हैं उसकी तरफ जाते हैं। देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स को 3 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसकी जो पहली टाइप है, फर्स्ट टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज कॉल्ड इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स आर those stereoisomers which are non-superimposable mirror images of one another. ठीक है, those stereoisomers which are non-superimposable. non-superimposable से क्या मतलब है? non-superimposable से मतलब यह है कि वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं हो सकते। यानी अगर आप एक चीज को दूसरे के ऊपर रखें तो ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को बिल्कुल अगर छुपा दे, कवर कर दे, तो उसको हम कहेंगे सुपर इम्पोजेबल। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना हाथ नीचे रखते हैं, अपनी हथेली को नीचे की तरफ रख के उसको हाथ को नीचे रखते हैं, तो उसके बाद फिर अगर आप अपना दूसरा हाथ भी उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर प्लेस करते हैं, तो क्या आपका ये ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ को बिल्कुल छुपा देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इसको बिल्कुल कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका जो राइट हैंड है उसका थंब आपकी लेफ्ट साइड पर है
और इसी तरह से जो आपका लेफ्ट हैंड है उसका थंब आपके राइट साइड पर मौजूद है। तो इस तरह से ये एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। बिल्कुल इसी तरह से स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बताया गया है कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। यानी जैसे आप अगर आईने के सामने खड़े हों, मिरर के सामने खड़े हों, तो आप अपना अगर राइट हैंड रेज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका जो इमेज है वो अपना लेफ्ट हैंड रेज कर रहा होगा। यानी मिरर इमेजेस दो ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे के इस तरह से अपोजिट होती हैं कि जैसे एक का राइट वो दूसरे का लेफ्ट होगा और एक का लेफ्ट वो दूसरे का राइट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, ये आपको दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाएं, इनमें आप अगर गौर करें, आपने ये इनका जो नॉन एसिमेट्रिक रीजन है इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, ये अल्डिहाइड ग्रुप, दोनों में अल्डिहाइड ग्रुप, ये बेशक आप इसका ऑक्सीजन राइट साइड पर शो करें और हाइड्रोजन को लेफ्ट शो करें, या ऑक्सीजन को लेफ्ट रखें और हाइड्रोजन को राइट रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो लास्ट कार्बन एटम है, दिस इज ऑल्सो नॉन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इसके ऊपर भी इसकी जो ओरिएंटेशन है OH और H की बेशक चेंज हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इन दोनों नॉन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स को इग्नोर कर देना है। बाकी रह गए ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, तो उनके ऊपर अगर आप ये गौर करें तो आपको इन दोनों मोनोसेक्राइड के एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर H और OH की पोजीशंस डिफरेंट नजर आ रही हैं। देखो, इसका जो पहला एसिमेट्रिक कार्बन है उसके ऊपर आपको OH ग्रुप राइट साइड पर नजर आ रहा है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर इसी फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर OH की पोजीशन लेफ्ट नजर आ रही है। सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर यहां OH लेफ्ट है तो यहां OH राइट है। थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर यहां OH राइट है तो इस जगह OH लेफ्ट है। और इसी तरह से आप देखिए कि जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है जिसको हम पेनल्टीमेट कार्बन भी कहते हैं, ठीक है, पेनल्टीमेट कार्बन की ये डेफिनेशन भी आप याद रखिए, पेनल्टीमेट कार्बन इज आल्सो नोन एज लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो आखिरी जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है दैट इज पेनल्टीमेट कार्बन, उसके ऊपर आपको OH ग्रुप की पोजीशन यहां राइट और इस केस में आपको OH की पोजीशन लेफ्ट नजर आ रही है। ठीक है, तो आपने नोट किया कि ये जो एसिमेट्रिक रीजन है उसमें ये एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट ये मिरर इमेजेस हैं। मैंने अभी आपको मिरर इमेज का कंसेप्ट बताया कि मिरर इमेज आपका ऐसा होगा कि आपका जो राइट हैंड है वो आपके मिरर इमेज का लेफ्ट हैंड होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि इसके फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर OH ग्रुप राइट साइड पर है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर OH लेफ्ट साइड पर है। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिक रीजन इस मॉलिक्यूल के एसिमेट्रिक रीजन के साथ मिरर इमेज है, लेकिन आप ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं उसकी वजह से ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी ये एक दूसरे को यूं कवर नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको हाथों की एग्जांपल दी थी, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर। इस टाइप को क्या कहते हैं? इस टाइप को इनैंशियोमर कहा जाता है। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स की एक किस्म है इनैंशियोमर। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर। अच्छा, इनैंशियोमर की दो टाइप्स होंगी, एक टाइप को डी इनैंशियोमर कहा जाएगा, ये डी आइसोमर कहा जाएगा, और दूसरे को कहा जाएगा एल आइसोमर। यहां पर ये जो डी है, डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्टर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक और प्रॉपर्टी है, वो स्मॉल डी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम उसको डील नहीं कर रहे यहां पर, अगरचे वो भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक फीचर होता है, लेकिन हमारे कोर्स का उसके साथ ताल्लुक नहीं है, इस वजह से हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी की यहां पे बात नहीं कर रहे। यहां पर डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्टर, और डेक्स्टर का मतलब है राइट, डेक्स्टर मींस राइट। और जबकि एल, एल स्टैंड्स फॉर लेवो, और लेवो का मतलब है लेफ्ट। यहां पर भी याद रखिए कि एल लेवो रोटेटरी को शो नहीं कर रहा,
हालांकि लेवो रोटेटरी भी कार्बोहाइड्रेट से ताल्लुक रखने वाली एक प्रॉपर्टी है, लेकिन हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ पर L स्टैंड्स फॉर लेवो, लेवो मीन्स लेफ्ट, और D स्टैंड्स फॉर डेक्स्टर, डेक्स्टर मीन्स राइट। तो ये D शुगर किसे कहा जा रहा है? आप इस सेकंड लास्ट कार्बन यानी पेनल्टीमेट कार्बन या लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर आप देखिए कि अगर OH ग्रुप राइट साइड पर है तो इसे D शुगर कहा जाएगा, राइट हैंडेड शुगर। और अगर इसके ऊपर आपको OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है तो तब आप इसको L शुगर कहेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको ये जो प्रीवियस स्लाइड दिखाई थी जिसमें ये डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स शो किए थे, तो उसमें देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपने ये लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम यानी सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन या जिसको पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं, इसके ऊपर OH ग्रुप को इग्नोर कर देना है। आप देखिए जितनी भी D शुगर्स हैं उनमें सब के अंदर आपको ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर मिलेगा, लेकिन L शुगर्स के अंदर आपको ये लेफ्ट साइड पर मिलेगा। तो आपने बाकी एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर H और OH की पोजीशंस को याद करना है, उससे फिर आप इन तमाम को याद कर सकेंगे। और मैंने अभी आपको ये समझाया था कि आप अगर ये 8 स्टीरियो आइसोमर्स याद कर लेते हैं तो बकाया 8 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। वो कैसे? वो इस तरह से कि ये जो D एलोज है ये दरअसल L एलोज का मिरर इमेज है, यानी ये इनैंशियोमर है इसका। तो आप इसमें अगर गौर कीजिए, ये जो D एलोज आपने यहाँ पे देखा है, इसमें आपको ये चारों एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम, सेकंड एसिमेट्रिक, थर्ड और ये फोर्थ, चारों पर OH ग्रुप आपको राइट साइड पे मिल रहा है, और यहां पर आपको इसकी L फॉर्म के अंदर इन चारों के ऊपर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप D अल्ट्रोज में देखिए, D अल्ट्रोज में द फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम, उसके ऊपर OH ग्रुप लेफ्ट है, इसके फर्स्ट के ऊपर राइट है, और बाकी यहां पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पर OH ग्रुप राइट, लेकिन यहां पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पे OH ग्रुप लेफ्ट। तो आपको सिर्फ ये 8 स्टीरियो आइसोमर्स याद करने। अगर आपको ये 8 स्टीरियो आइसोमर्स याद हो तो बाकी के ये जो 8 हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए आपसे क्वेश्चन यूं पूछा जा सकता है, मिसाल के तौर पर आपको कोई एक मोनोसैकेराइड दिखाया जाए, आपको कहा जाए कि ये D अल्ट्रोज है सपोज, और नीचे ऑप्शंस के अंदर कोई 4 मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स बना के दिए हुए हों कि इनमें से कौन सा L अल्ट्रोज है, तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो नीचे ऑप्शंस में दिए हुए मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कौन सा L अल्ट्रोज हो सकता है। यानी आपने D अल्ट्रोज का मिरर इमेज एक्चुअली तलाश करना है और वो इजीली आप उसमें से गेस कर सकेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं इनैंशियोमर के हवाले से, और उम्मीद है कि अब आपको यहां पर परेशानी नहीं हो रही होगी, वरना ये 16 स्टीरियो आइसोमर्स सारे अगर आपको रटा मारने पड़ जाते तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इनको याद रखना। तो अब आप देखिए कि ये किस कदर आसान है। आपने जस्ट ये जो 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं इनके ऊपर गौर करना, और इनमें से भी आपने सेकंड लास्ट कार्बन को यानी लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम यानी पेनल्टीमेट कार्बन को इग्नोर कर देना है, क्योंकि जो D शुगर उसमें अंडरस्टूड है कि वो राइट साइड पर ही मौजूद होगा OH ग्रुप, और जो L शुगर उसमें ये लेफ्ट साइड पर ही मौजूद होगा। इस तरह से आप ये जो स्टीरियो आइसोमर्स की पहली टाइप थी इनैंशियोमर, उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब देखिए स्टीरियो आइसोमर्स की जो दूसरी टाइप है उसे कहते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स की पहचान क्या है? डायस्टीरियो आइसोमर्स आर दोज स्टीरियो आइसोमर्स which have different arrangements of H and OH groups at more than one asymmetric carbon atoms। एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर अगर H और OH की पोजीशन डिफर कर रही है तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को डायस्टीरियो आइसोमर्स कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए इस वक्त आपको ये जो लिस्ट नजर आ रही है D शुगर्स की, तो इन D शुगर्स में आप इसमें अगर गौर करें कि एक से ज्यादा कार्बन एटम्स के ऊपर, एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पर डिफरेंस किस किस मोनोसैकेराइड में पाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप अगर इन दोनों मोनोसैकेराइड्स को कंपेयर करें, जैसे D एलोज और D मैनोज, आपको यहां पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर राइट हैंड साइड पर OH ग्रुप नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आपको
ये फर्स्ट और सेकंड का OH ग्रुप लेफ्ट नजर आ रहा है, अलबत्ता थर्ड और फोर्थ का OH ग्रुप राइट है। यानी दो कार्बन ऐसे हैं एसिमेट्रिक कार्बन, दो एसिमेट्रिक कार्बन ऐसे हैं यहां पर जिनमें आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो एक से ज्यादा कार्बन के ऊपर ये डिफरेंस नजर आ रहा है, इस वजह से ये एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देखिए, ये अगर डी एलोस को डी आइडोस के साथ कंपेयर किया जाए तो यहां पर अगेन आपको नजर आ रहा है कि ये जो फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और फिर ये जो थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इन दोनों में आपको OH ग्रुप यहां लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आ रहा है, और जबकि यहां पर फर्स्ट और ये थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर नजर आ रहा है। तो इस तरह से आपको एक से ज्यादा कार्बन पर डिफरेंस अगेन नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं। और फिर देखिए एक और एग्जांपल, डी एलोस को अगर आप डी ग्लेक्टोस के साथ कंपेयर करें तो यहां पर भी एक से ज्यादा कार्बन्स के ऊपर आपको H और OH की पोजीशन डिफरेंट नजर आ रही है। फिर इसी तरह से आप देखिए डी एलोस को अगर आप डी टेलोस के साथ कंपेयर करें तो यहां पर भी एक से ज्यादा कार्बन्स के ऊपर आपको OH और H की पोजीशन डिफरेंट नजर आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से डी ग्यूलोज और डी टेलोज ये भी डायस्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो ये सभी डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो अब आपसे देखिए डायस्टीरियो आइसोमर्स के हवाले से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपको कोई एक मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर दिखाया जाए और उसका नाम भी आपको इवन बता दिया जाए और नीचे ऑप्शंस के अंदर आपको मुख्तलिफ स्टीरियो आइसोमर्स दिए जाएं और पूछा जाए कि बताइए कि इस डी ग्यूलोस का डायस्टीरियो आइसोमर कौन सा है, तो वो डायस्टीरियो आइसोमर कौन सा होगा आपको यूं रट्टे नहीं मारने। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं इनको रटने की हरगिज जरूरत नहीं है, आप जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें और फिर आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि ये एक मोनोसेक्राइड है तो बताएं इसका डायस्टीरियो आइसोमर कौन सा होगा, तो आपने सिंपली देखना है कि जो गिवन स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से किस स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा कार्बन एटम्स के ऊपर आपको H और OH की पोजीशन डिफरेंट नजर आ रही है, तो वही उसका डायस्टीरियो आइसोमर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद देखिए स्टीरियो आइसोमर्स की जो तीसरी किस्म है उसे कहते हैं एपीमर्स। एपीमर्स किस किस्म के स्टीरियो आइसोमर्स हैं? एपीमर्स आर दोज स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ H एंड OH ग्रुप्स एट ओनली वन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। देखिए अभी हमने डायस्टीरियो आइसोमर में जिक्र किया कि एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर अगर डिफरेंस पाया जाता है H और OH की पोजीशन में तो वो डायस्टीरियो आइसोमर है। लेकिन अगर एक सिंगल कार्बन एटम के ऊपर, एक सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर H और OH की पोजीशन डिफरेंट है तो उन्हें आप एपीमर्स कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगेन ये लिस्ट देख रहे हैं मोनोसेक्राइड की, और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से दो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के एपीमर्स हैं, तो आपके सामने देखिए ये डी ग्लेक्टोज और डी टेलोज ये एक दूसरे के एपीमर्स महसूस हो रहे हैं। जैसे आपको इन दोनों मोनोसेक्राइड में फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर H और OH की पोजीशन डिफरेंट नजर आ रही है, लेकिन बाकी जो सेकंड और थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं उनके ऊपर आपको पोजीशन डिफरेंट नजर नहीं आ रही, बिल्कुल सेम नजर आ रही है। और इवन जो फोर्थ एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उसमें भी पोजीशन आपको सेम नजर आ रही है। सिर्फ ये एक ही कार्बन ऐसा है जहां पर इन दोनों की पोजीशन डिफरेंट है, तो इस वजह से ये एक दूसरे के एपीमर्स होंगे। इसी तरह से एपीमर्स की मजीद एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि डी ग्लूकोज इज एपीमर ऑफ द डी ग्लेक्टोज। यहां पर आपको सिर्फ कार्बन नंबर 4 के ऊपर आपको ये डिफरेंस दिखाई देगा। यहां पर राइट हैंड साइड पर OH ग्रुप है और कार्बन 4 का OH ग्रुप यहां लेफ्ट साइड पर है। बाकी ओरिएंटेशन आपको एक जैसी दोनों में नजर आएगी। यहां पर भी आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको डायस्टीरियो आइसोमर्स के केस में बताया कि आपको कोई इस तरह मोनोसेक्राइड दिखाया जा सकता है और उसका आपको नाम भी बताया जा सकता है और नीचे आपको कोई 4 ऑप्शंस दिए हुए हों, उनमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हों और आपसे पूछा जाए कि इनमें से बताइए कि कौन सा एपीमर है डी ग्लूकोज का, तो आप उनमें सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम के हवाले से डिफरेंस पाया जाता है। अगर एक से ज्यादा के ऊपर डिफरेंस होगा तो फिर वो एपीमर नहीं होगा। अगर एग्जैक्टली सिर्फ एक ही कार्बन पर डिफरेंस पाया जाता है और बाकी स्ट्रक्चर सेम है तो उसे आप एपीमर कहेंगे एक दूसरे का। सो ये 3 टाइप्स होती हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian.
And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.